स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 4 डायमेंशनल फॉर्मूलेशन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 4 फोर्स, जिसे हम मिन्कोस्की फोर्स भी बोलते हैं। और इस टॉपिक को हम ऐसे भी जानते हैं कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक और 4 वेक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है 4 फोर्स, और इसी 4 फोर्स को हम मिन्कोस्की फोर्स भी बोलते हैं। आज के इसी लेक्चर में हम मिन्कोस्की फोर्स इक्वेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, और इसी मिन्कोस्की फोर्स को हम कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस लेक्चर के ख़त्म होते होते आप ये जान पाएंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में और रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इज नॉट एज इन केस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इट इज समथिंग डिफरेंट। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स का कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स का एक एब्सोल्यूट मीनिंग होता है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके पास 2 इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, एक है फ्रेम एस और एक है फ्रेम एस प्राइम। फ्रेम एस जो है वो रेस्ट में है, जबकि फ्रेम एस प्राइम जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी वो दोनों फ्रेम्स में सेम होगी, जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो दोनों फ्रेम्स में सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। इसलिए हम कहते हैं कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स का कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स का एक एब्सोल्यूट मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। The 4 force is represented by F mu and it is defined as 4 force को हम F mu से डिनोट करते हैं। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो बेसिक डेफिनेशन होती है फोर्स की वो होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F mu होगा हमारे पास डी पी म्यू बाय डी टाउ, जहाँ पर पी म्यू है हमारे पास 4 मोमेंटम और टाउ है यहाँ पर प्रॉपर टाइम। म्यू की जो वैल्यू होगी वो मिन्कोस्की 4D स्पेस में वो हो सकती है 1 2 3 4, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो पी म्यू होता है हमारे पास मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है मास इंटू वेलोसिटी। तो पी म्यू की जगह हम पुट कर देंगे m0 इंटू यू म्यू, जहाँ पर m0 है रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल, यू म्यू है हमारे पास 4 वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो कॉन्स्टेंट टर्म है m0 उसे हम बाहर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एफ म्यू इज इक्वल टू m0 डी यू म्यू बाय डी टाउ। इसे हम स्टार इक्वेशन देंगे क्योंकि इसके आगे जरूरत पड़ेगी। अब यू म्यू क्या होता है? डेफिनेशन जो होती है वेलोसिटी की वो होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यू म्यू की जगह हम पुट कर देंगे डी एक्स म्यू बाय डी टाउ, जहाँ पर एक्स म्यू जो है वो पोजीशन 4 वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यू म्यू की जगह हमने लिख दिया डी एक्स म्यू बाय डी टाउ। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ म्यू इज इक्वल टू m0, ऊपर बन जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर एक्स म्यू और नीचे बन जाएगा डी टाउ स्क्वायर। ये होगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है हमारे पास m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, बिल्कुल उसके जैसी ही हमें यहाँ पर इक्वेशन देखने को मिल रही है। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं मिन्कोस्की फोर्स इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 2 इज सिमिलर टू न्यूटोनियन फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। न्यूटोनियन फोर्स इक्वेशन जो है वो ये होती है, और मिन्कोस्की 4D स्पेस में जो हमें इक्वेशन मिली है वो भी कुछ इसी फॉर्म की मिली है। इसे हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड एज मिन्कोस्की फोर्स इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यूज करेंगे टाइम डायलेशन फॉर्मूला का। फ्रॉम टाइम डायलेशन फॉर्मूला वी हैव, टाइम डायलेशन फॉर्मूला जो है वो डायलेटेड टाइम टी एंड प्रॉपर टाइम टाउ के बीच में रिलेशनशिप देते हैं और बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस फॉलोइंग रिलेशन, टी इज इक्वल टू टाउ बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अगर हम दोनों तरफ डेरिवेटिव करें तो हमें मिलेगा डी टी इज इक्वल टू डी टाउ बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी बाय डी टाउ की वैल्यू आ जाएगी, डी टाउ को हम नीचे ले आएंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये फोर्थ इक्वेशन होगी। इसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्लासिकल लिमिट में देखते हैं कि जो हमारी मिन्कॉस्की फोर्स इक्वेशन आई थी वो क्लासिकल लिमिट्स में किस फॉर्म में रिड्यूस होगी, अब हमें वो चेक करना है। तो आप लिखेंगे इन क्लासिकल लिमिट। क्लासिकल लिमिट्स में हम वेलोसिटी जो लेते हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत 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 कम लेते हैं। u जो है वो वेरी वेरी स्मॉलर देन होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो यहाँ से u अपॉन c जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें इस थर्ड इक्वेशन के डिनोमिनेटर में u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज लेस देन 1 मीन्स हम u स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को 1 के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास t जो है वो टाउ बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस 0 के बराबर आ जाएगा। इसे हम 0 के बराबर मान सकते हैं। तो 1 माइनस 0 होता है 1 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टाउ। तो यहाँ पर भी आप अप्रॉक्सीमेटली का साइन ही लगाएंगे। तो अगर हम t अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टाउ मीन्स क्लासिकल लिमिट में हमारे पास जो डायलेटेड टाइम होता है वो प्रॉपर टाइम के नियरली इक्वल होता है। तो अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई करें फर्स्ट इक्वेशन में तो हमें क्या मिलेगा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी एफ म्यू इज इक्वल टू डी पी म्यू बाई डी टाउ। एक तो आपको इस टाउ को टी से रिप्लेस करना होगा क्योंकि क्लासिकल लिमिट्स में टाउ जो है वो टी के अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। और क्लासिकल लिमिट्स में हम 3D यूक्लिडियन स्पेस की बात करते हैं। यहाँ पर हम मिन्कॉस्की 4D स्पेस की बात कर रहे थे, म्यू ले रहे थे और म्यू की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 हो रही थी। जबकि क्लासिकल लिमिट्स में हम 3D यूक्लिडियन स्पेस की बात करेंगे और उस केस में जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो 1 2 3 होती हैं। तो हमें यहाँ पर म्यू की बजाय कुछ और अल्फ़ाबेट जो है वो यूज़ करना होगा और वो हम यूज़ करेंगे स्मॉल के। तो आप लिखेंगे इन दिस केस इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू। अगर हम ये चीज़ जो है इसमें अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो म्यू की जगह आपको कोई और लेना होगा अल्फ़ाबेट, हमने यहाँ पर के ले लिया और पी म्यू की जगह आ जाएगा पी के और डी टाउ की जगह आ जाएगा नीचे डी टी, जहाँ पर हमारे पास के की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी 1 2 3 क्योंकि क्लासिकल लिमिट्स में हम 3D यूक्लिडियन स्पेस की बात करते हैं तो के इक्वल टू 1 2 3 होगा। तो पी के की जगह हम पुट कर देंगे m0 u के। पी के हमारे पास मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ से m0 कॉमन आ जाएगा, एफ के इक्वल टू हो जाएगा m0 डी यू के बाई डी टी। तो यहाँ पर यू के होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यू के को आप रिप्लेस कर सकते हैं डी एक्स के बाई डी टी से। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ के इज इक्वल टू m0 डी स्क्वायर एक्स के बाई डी टी स्क्वायर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। ये जो हमारी फिफ्थ इक्वेशन है ये कितनी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3 सेपरेट इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि यहाँ पर के की जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 हैं। और यही जो इक्वेशन है इक्वेशन 5 वो क्लासिकल न्यूटोनियन इक्वेशन ही है जो हमें पहले भी देखने को मिली थी। इक्वेशन 5 इज क्लासिकल न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन विच गिव्स कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स वेक्टर इन 3D स्पेस। यहाँ से आपको फोर्स के 3 कंपोनेंट्स मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन k इज इक्वल टू 1 2 3। तो F1 F2 F3 मिलेगा आपको यहाँ से और F1 F2 F3 जो हैं वो फोर्स वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे 3D स्पेस में। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। द फोर्स एफ म्यू हैज 4 कंपोनेंट्स इन 4D मिन्कॉस्की स्पेस दैट इज एफ म्यू इज इक्वल टू F1 F2 F3 F4। जो हमारी फोर्स है एफ म्यू उसके 4D मिन्कॉस्की स्पेस में 4 कंपोनेंट्स होंगे जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 F2 F3 F4 से। तो अब हमें इन्हीं कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो F1 हो जाएगा हमारे पास dp1 बाई डी टाउ और यहाँ पर P1 जो है वो यहाँ पर है फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम 4 वेक्टर P म्यू। अब हम क्या करेंगे, इससे dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा F1 इज इक्वल टू dp1 बाई dt बाई डी टाउ। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है 4 मोमेंटम P म्यू का
P1 उसे उसकी जो वैल्यूज निकल के आती है वो आती है Px के बराबर। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। और dt बाई डी टाउ तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है 4th इक्वेशन में, जो कि है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो P1 की जगह हम Px पुट करेंगे और dt बाई डी टाउ की जगह हम ये पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 and 8 in 7 वी गेट F1 इज इक्वल टू डी बाई डी टी। P1 है हमारे पास Px के बराबर और dt बाई डी टाउ है हमारे पास 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर के बराबर। dpx बाई dt बन जाएगा हमारे पास x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स fx, तो इसकी जगह हम fx लिख देंगे और ये टर्म सेम रहेगी। F1 इक्वल टू fx मल्टीप्लाई √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर वेयर fx इज इक्वल टू dpx बाई dt। तो हमारे पास F1 आ गया fx डिवाइड बाय √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। जैसे हमने F1 निकाला है वैसे ही हम F2 और F3 फाइंड आउट कर सकते हैं। F2 में हमारे पास fx की जगह fy आ जाएगा और F3 के केस में हमारे पास fx की जगह fz आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सिमिलरली F2 इज इक्वल टू fy, डिवाइड में डिनोमिनेटर जो है हमारा वो सेम रहेगा √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और F3 होगा हमारे पास fz डिवाइड बाय √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये स्पेस पार्ट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये टाइम पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्पेस पार्ट के कंपोनेंट्स हमने F1, F2, F3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पार्ट ऑफ फोर्स दैट इज F4, और F4 को हम पूरा अलग से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो F4 होगा हमारे पास dp4 बाई डी टाउ, dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई करना है तो F4 बन जाएगा dp4 बाई dt बाई डी टाउ। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो इसी कंपोनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम F4 को यहाँ तक फाइंड आउट कर चुके थे, dp4 बाई dt इंटू dt बाई डी टाउ, इसे हमने 11th इक्वेशन दिया था। अब जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है फोर मोमेंटम p म्यू का, वो होता है p4 इज इक्वल टू आई ई बाई सी। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। और dt बाई डी टाउ हम फाइंड आउट कर चुके हैं 4th इक्वेशन में, जो कि है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हमारी 4th इक्वेशन थी। तो p4 की जगह हम ये पुट करेंगे और dt बाई डी टाउ की जगह हम ये पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 and 12 in 11 we get F4 is equal to d by dt। P4 की जगह हम लिखेंगे आटा e by c, और dt by डी टाउ की जगह हम लिखेंगे 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और आटा बाय सी कॉन्स्टेंट है, इसे हम डेरिवेटिव में से बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा आटा बाय सी e by dt। और 1/√1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में गामा से डिनोट करते हैं, तो इसकी जगह हम लिख देंगे गामा। तो बन जाएगा F4 इज इक्वल टू गामा आई बाय सी डी ई बाई डी टी। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तो हमने चारों कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं फोर्स के। इन इक्वेशन 9 में हमने F1 फाइंड आउट किया था, 10th इक्वेशन में हमने F2, F3 लिखा था, और F4 हमने फाइंड आउट कर दिया है 13th इक्वेशन में। अब इन चारों कंपोनेंट्स की वैल्यू हम 6th इक्वेशन में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 9, 10 एंड 13 इन 6 वी गेट F म्यू इज इक्वल टू F1 है हमारे पास fx अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, F2 है हमारे पास fy बाय √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, F3 हमारे पास है fz अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और F4 हमने निकाला है गामा आई बाय सी डी ई बाई डी टी। हमारी 14th इक्वेशन होगी। ये जो हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं पहले वाले, ये स्पेस पार्ट ऑफ फोर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लास्ट कंपोनेंट है ये टाइम पार्ट ऑफ एफ म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये होता है हमारे पास फोर्स वेक्टर इन 3D स्पेस। तो इस एफ एक्स एफ आई एफ जेड की जगह हम सिंपली एफ वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है फोर्स की 14th इक्वेशन में वो कैसी बन जाएगी, यूजिंग 15 इन 14 वी गेट एफ म्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एफ आई एफ जेड की जगह हम एफ वेक्टर लिख देंगे। तीनों का डिनोमिनेटर सेम था तो नीचे आ जाएगा √1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, कॉमा यहाँ पर हमारे पास गामा आई बाय सी डी बाई डी टी। ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फोर्स को एक्सेलरेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार इक्वेशन का, जो हमने स्टार्टिंग के सेक्शंस में लिखी थी। फ्रॉम इक्वेशन स्टार वी हैव एफ म्यू इज इक्वल टू m0 डी यू म्यू बाय डी टाउ। ये हमारी स्टार इक्वेशन थी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास होता है वो होता है एक्सेलरेशन डी यू म्यू बाय डी टाउ होता है हमारे पास एक्सेलरेशन ए म्यू। तो इसकी जगह हम ए म्यू लिख देंगे, तो एफ म्यू इक्वल टू होगा हमारे पास m0 ए म्यू। ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने 4 एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर हमने 4 एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन निकाला था ए म्यू का, वो कुछ इस प्रकार से था, ए वेक्टर बाय 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस यू वेक्टर
यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड जो हमारा इसका टाइम पार्ट था वो था आई बाय सी यू वेक्टर डॉट ए वेक्टर बाय सी 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी 18th इक्वेशन थी। इस 4 एक्सेलरेशन को हमने इस वीडियो में ड्राइव किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इस ए म्यू का ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 18 इन 17 वी गेट एफ म्यू इज इक्वल टू m0। ए म्यू की जगह हम ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा के लिख देंगे और हम क्या करेंगे, इस m0 को हर एक टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर m0 आ जाएगा, यहाँ पर m0 आ जाएगा, यहाँ पर m0 आ जाएगा। ये होगी हमारी 19th इक्वेशन। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं फोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर भी एक फोर्स का एक्सप्रेशन निकाला है 19th इक्वेशन में। एक फोर्स का एक्सप्रेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो हम दोनों को कंपेयर करके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ड्राइव करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, एक फोर्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला था 16th इक्वेशन में, और एक फोर्स का एक्सप्रेशन हमने निकाला था लास्ट सेक्शन में 19th इक्वेशन में। 16th इक्वेशन में फोर्स का स्पेस पार्ट ये है, टाइम पार्ट ये है, और इसमें हमारे पास स्पेस पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है और टाइम पार्ट फोर्स का ये है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशन 16 एंड 19, तो हम इनके स्पेस एंड टाइम पार्ट को सेपरेटली इक्वेट कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों के स्पेस पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग स्पेस पार्ट ऑफ इक्वेशंस 16 एंड 19 वी गेट। इसका स्पेस पार्ट है यहाँ पर एफ वेक्टर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्पेस पार्ट है हमारे पास m0 a वेक्टर बाय 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस m0 यू वेक्टर डॉट a वेक्टर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने एफ वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपको मिलेगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू m0 a वेक्टर बाय 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1 है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस m0 यू वेक्टर डॉट a वेक्टर बाय नीचे ऐसे ही रहेगा और साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर जो है वो 1/2 है, पावर जो है वो 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, इन पावर को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर 1/2 है, नीचे आके -1/2 हो जाएगा। नीचे आके यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा। ये पावर ऐड हो जाएंगी, 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 होता है हमारे पास 1/2। तो इनकी पावर्स ऐड करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस 1/2 और ये होता है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर पावर 1/2 आ गई। यहाँ पावर 1/2 है, ये जो नीचे आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इसमें से 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1/2 मीन्स 3/2 बन जाएगा। एलसीएम लेके 2 माइनस 1/2 होता है हमारे पास 3/2। इस 3/2 को हम अलग अलग करके लिख देते हैं, इसको हम 1/2 अलग लिख देते हैं, और 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1 अलग लिख देते हैं, क्योंकि 1/2 और 1 जो है हमारे पास क्या होता है 3/2 ही होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू m0 a वेक्टर बाय, इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट प्लस m0 u वेक्टर, और इसकी 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर यू वेक्टर डॉट a वेक्टर, नीचे सी स्क्वायर भी है और 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की पावर 1 भी है। ये हमारी 20th इक्वेशन होगी। अब हम यूज करेंगे वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मास होता है मूविंग पार्टिकल का वो रेस्ट मास m0 के कैसे रिलेटेड होता है, वो होता है हमारे पास m इज इक्वल टू m0 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी 21st इक्वेशन होगी। तो इस m0 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर की जगह यहाँ पर और यहाँ पर हम m पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 21 इन 20 वी गेट एफ वेक्टर इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा m a वेक्टर प्लस इसकी जगह आ जाएगा m यू वेक्टर डॉट a वेक्टर बाय सी स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी 22nd इक्वेशन होगी। तो इस 22nd इक्वेशन से हमारे पास क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, और बाकी का पार्ट हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने फोर्स एफ वेक्टर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था 22 इक्वेशन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ वेक्टर जो है वो एम ए वेक्टर प्लस दिस टर्म आ रहा है, मींस एफ वेक्टर जो है वो एम ए वेक्टर के बराबर नहीं आ रहा है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में एफ वेक्टर जो है वो एम ए वेक्टर के बराबर होता है, जबकि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में इस टर्म में कुछ ऐड होकर आपको मिल रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। फ्रॉम इक्वेशन 22 इट इज क्लियर दैट इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स एफ वेक्टर इज नॉट इक्वल टू एम ए वेक्टर। एफ वेक्टर जो है वो एम ए वेक्टर के बराबर ना निकल के उसमें ये टर्म भी ऐड हो रही है। वाइल इन क्लासिकल मैकेनिक्स एफ वेक्टर जो है वो एम ए वेक्टर के बराबर होता है। तो अब हम पावर को डिफाइन करेंगे। नाउ पावर इज डिफाइंड एज, पावर होता है हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन dw बाई dt। dw को हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर बाई dt, और dx वेक्टर बाई dt होता है हमारे पास वेलोसिटी, जिसको हम u वेक्टर से डिनोट करेंगे। तो पावर को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारी 23rd इक्वेशन होगी। एफ वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली हुई है 22 में, तो एफ वेक्टर की ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 22 इन 23 वी गेट P इज इक्वल टू, एफ वेक्टर की वैल्यू हमारे पास ये वाली, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है आपको उठा के ये यहाँ पर पुट करनी है। आपको ये पुट कर दी और यहाँ पर u वेक्टर लिख दिया। इस u वेक्टर को आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो आपको मिलेगा m। u वेक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, u वेक्टर डॉट a वेक्टर आ जाएगा प्लस m u वेक्टर डॉट u वेक्टर हो जाएगा, u वेक्टर डॉट u वेक्टर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और ऊपर है हमारे पास u वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से m u वेक्टर डॉट a वेक्टर m u वेक्टर डॉट a वेक्टर जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो आपको मिलेगा P इज इक्वल टू m u वेक्टर डॉट a वेक्टर, अंदर आ जाएगा 1 प्लस m u वेक्टर, m तो बाहर चला गया है, प्लस u वेक्टर डॉट u वेक्टर बाय c स्क्वायर 1 माइनस u स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब u वेक्टर डॉट u वेक्टर को आप u स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स कि a वेक्टर डॉट a वेक्टर जो है वो a स्क्वायर के बराबर होता है, जहाँ पर a जो है वो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर का। तो u वेक्टर डॉट u वेक्टर की जगह आपने u स्क्वायर लिख दिया और नीचे आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा c स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर आप काट देंगे तो इस c स्क्वायर को आप यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन देखने को मिलता है वो भी हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। तो अब आप क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ जाएगा c स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये c स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा और इस यू स्क्वायर से यू स्क्वायर जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, इस m को आप रिप्लेस कर देंगे m0 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर से, क्योंकि m हमारे पास होता है m0 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी फॉर्मूला। तो बाहर आपने ये पुट कर दिया, ये टर्म ऐसी ही रहेगी, आपके पास c स्क्वायर ऐसी रहेगा और डिनोमिनेटर में से आप c स्क्वायर कॉमन ले लोगे, c स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर पावर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है। तो 1/2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो पावर 3/2 आ जाएगी। तो आपके पास बनेगा p, हमारे पास था f वेक्टर डॉट u वेक्टर, तो p की जगह हम f वेक्टर डॉट u वेक्टर लिख देंगे, m0 u वेक्टर डॉट a वेक्टर और इनकी पावर ऐड करके हमें मिल जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर, ये 3/2। ये हमारी 24th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स 19th इक्वेशन में हमने एफ म्यू का एक्सप्रेशन निकाला था, जो कि कुछ ये निकल के आया था इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स हमारी ये निकल के आई थी। जो इसका हमारा फोर्थ कंपोनेंट है इस एफ म्यू का वो ये है, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है। ये फोर्थ कंपोनेंट जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम इसको यहाँ से उठाते हैं, फोर्थ कंपोनेंट की अलग से बात करते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 19th फोर्थ कंपोनेंट ऑफ एफ म्यू इस, ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है। लास्ट कंपोनेंट जो होता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट होता है, जो कि टाइम पार्ट ऑफ एफ म्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो F4 होगा हमारे पास IM0 u वेक्टर डॉट a वेक्टर बाय c 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को आप ब्रेक करके लिख दीजिए, इसको ऐसे लिखिए m0 u वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसको आप ब्रेक कर दीजिए c1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर और इस 2 को आप लिख दीजिए 1/2 प्लस 3/2। अब 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर दो, 1 माइनस यू स्क्वायर बाय c स्क्वायर की पावर 3/2 अलग कर दो, क्योंकि हमें पता है a प्लस b की पावर, अगर हमारे पास यहाँ पर है
एक्स की पावर अगर हमारे पास है a प्लस बी, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स की पावर a डॉट एक्स की पावर b, तो यही हम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, इस 1/2 को इसकी पावर अलग कर देंगे और 3/2 पावर अलग कर देंगे, तो आप थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे आइटा बाई सी ऐसे रहेगा, 1/1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 अलग कर दिया, m0 ये रहा, u वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये रहा, और नीचे आपके पास 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3/2 जो है वो आपने ऐसे करके लिख देनी है। तो 1/2 और 3/2 ऐड करके आपको यही मिलेगा। तो ये हमारी 25th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये जो टर्म है वो सेम टू सेम टर्म यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर अपीयर हो रही है, तो इस टर्म की जगह हम एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर लिख देंगे और आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम 24th एंड 25th इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, 24th इक्वेशन को 25th इक्वेशन में यूज़ करेंगे। ये जो ब्रैकेटेड टर्म है आपके पास 24th इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म जो है वो f डॉट यू वेक्टर के बराबर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 24 इन 25 वी गेट f4 इज इक्वल टू आई बाई सी 1/1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2, और इस ब्रैकेटेड टर्म की जगह हम सिंपली लिख देंगे f वेक्टर डॉट यू वेक्टर। तो स्टूडेंट्स 1/1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 1/2 का मतलब है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है, और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम गामा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर गामा आ जाएगा। तो f4 आ गया हमारे पास आई बाई सी गामा एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर। ये हमारी 26th इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स f4 हमने 13th इक्वेशन में भी निकाला हुआ है, जो कि था हमारे पास गामा आई बाई सी डी ई बाई डी टी, और f4 हमने यहाँ भी निकाला है। मीन्स हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग 13 एंड 26 वी गेट 13 इक्वेशन के अकॉर्डिंग f4 है हमारे पास गामा आई बाई सी डी ई बाई डी टी, और 26 इक्वेशन के अकॉर्डिंग f4 है हमारे पास आई बाई सी गामा एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर। तो गामा से गामा कट जाएगा, आई बाई सी से आई बाई सी कट जाएगा, तो डी ई बाई डी टी जो है वो एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर के बराबर आ गया, और एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर जो है वो पावर के बराबर था। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो पावर के बराबर है। मीन्स जो एनर्जी पार्टिकल की एनर्जी में चेंज आएगा टाइम के साथ वो पावर कंज्यूम्ड के बराबर होगा, और यही तो है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। मीन्स जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होगा 4 फोर्स का, मीन कॉस्की फोर्स का, वो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द पावर, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स 16th इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एफ म्यू था, एफ फैक्टर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमा आई गामा बाय सी डी बाय डी टी। बट यहाँ पर हम आई गामा बाय सी डी बाय डी टी किसके बराबर निकाला है, आई गामा बाय सी डी बाय डी टी हमने आई बाय सी गामा एफ वेक्टर डॉट यू वेक्टर के बराबर निकाला है। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, ये टर्म यहाँ तो कैंसिल हो गए हैं, पर ये टर्म जो है वो इसके बराबर है। तो आप लिखेंगे यूजिंग 27 इन 16 वी गेट एफ म्यू इज इक्वल टू एफ फैक्टर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे आइटा गामा बाय सी एफ फैक्टर डॉट यू वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास नीचे डी टी नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। गामा है हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में सी भी आएगा, वो सी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस आइटा को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आइटा आ जाएगा। तो हमारे पास 4 फोर्स का फाइनल एक्सप्रेशन ये आ चुका है, जहाँ पर हमारे पास ये पार्ट जो है वो स्पेस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट जो है वो टाइम पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ एफ म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पार्ट का सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी देखा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं इस टॉपिक का कंक्लूजन। तो आप हेडिंग बना लीजिए मिन्कोस्की फोर्स इक्वेशन। जो हमारी स्टार इक्वेशन थी वहाँ से हमने एफ म्यू लिखा था m0 डी यू म्यू बाई डी टी, तो m0 को अंदर ले जाएंगे तो d बाई डी टी m0 यू म्यू आ गया, और m0 यू म्यू होता है हमारे पास p म्यू मोमेंटम डी पी म्यू बाई डी टी, वेयर म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसे हम मिन्कोस्की फोर्स इक्वेशन बोलते हैं। एक्चुअली ये हमारे पास सिंगल इक्वेशन नहीं होंगी,
होंगे ये 4 सेपरेट इक्वेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पर म्यू जो है हमारे पास 1 2 3 4 है। ये इक्वेशंस जो हैं यही रिप्रेजेंट करती हैं कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स को, जिसमें जो हमारी पहली 3 इक्वेशंस होंगी फॉर म्यू इक्वल टू 1 2 3 वो रिप्रेजेंट करेंगी इक्वेशंस ऑफ मोशन को, और जो हमारी चौथी इक्वेशन होगी वो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे हमने पिछले सेक्शंस में देखा था कि जो फोर्थ कंपोनेंट होगा हमारे पास 4 फोर्स का, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो यही लाइंस आप यहाँ पर लिखेंगे, दीज आर फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स इन कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म विद कंपोनेंट्स गिवन बाय इक्वेशन 28। तो ये है हमारे पास कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स। कोवेरिएंट का मतलब ये है कि ये इक्वेशंस जो हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर इनवेरिएंट रहेंगी, और यहाँ पर हमारे पास 4 फोर्स के जो 4 कंपोनेंट्स होंगे वो हमें यहाँ से मिलेंगे, 3 कंपोनेंट्स हमें यहाँ से मिलेंगे जो कि स्पेस पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और टाइम पार्ट जो है वो 4th कंपोनेंट के द्वारा दिया जाएगा। और जो पहली 3 इक्वेशंस होंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, द फर्स्ट 3 इक्वेशंस आर इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द फोर्थ वन रिप्रेजेंट एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जो पहली 3 इक्वेशंस होंगी वो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करेंगी, और चौथा जो कंपोनेंट होगा वो रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को। इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स द कंसेप्ट ऑफ फोर्स हैज नो लॉन्गर एनी एब्सोल्यूट मीनिंग एज इट हैज इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, बिकॉज इन 2 इनर्शियल फ्रेम्स S and S prime in constant relative motion F vector and F dash vector will have different values and directions। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स जो का कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है जैसा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में होता है, क्योंकि हमने देखा था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में F वेक्टर जो है वो ma वेक्टर के बराबर होता है, जबकि इसी वीडियो में हमने प्रूव किया है कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में F वेक्टर जो है वो ma वेक्टर के बराबर नहीं होता है। तो अगर आपके पास 2 इनर्शियल फ्रेम्स हैं S and S प्राइम, S फ्रेम रेस्ट में है, S प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम S, तो उस केस में जो हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा दोनों फ्रेम्स में, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के केस में वो डिफरेंट होगा, जबकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है फोर्सेस का वो सेम रहेगा। तो यही फर्क है स्टूडेंट्स न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में फोर्स का कोई भी एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फोर्स का एब्सोल्यूट मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास 4 फोर्स या फिर मिन्कोस्की फोर्स या फिर कोवेरिएंट 4 वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैकेनिक्स। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। टिल देन टेक केयर।